नमस्कार बच्चों, गणित के विद्यार्थियों के लिए मैं दीपक शर्मा एक बार फिर एक नई विषय वस्तु पर एक नया वीडियो लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं। इस बार हमारा टॉपिक है कक्षा 11वीं के बच्चों के लिए और टॉपिक है द्विपद प्रमेय, बाइनोमियल थ्योरम। बच्चों, आप मेरे इस वीडियो की सहायता से द्विपद प्रमेय को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं और इनके सवालों को हल कर सकते हैं। तो मेरे पूर्ण वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि मेरे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसके पहले मैंने कक्षा 11वीं के लिए एक वीडियो प्रस्तुत किया था, वो था क्रमचय और संचय पर। जिन बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है और देखना चाहते हैं या मेरे पुराने सारे वीडियोस आप देख सकते हैं यदि आप डिस्क्रिप्शन पर दी हुई लिंक को क्लिक करें तब। तो बच्चों, यदि आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। चलिए पढ़ते हैं द्विपद प्रमेय। बच्चों, हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था कि यदि हमारे पास दो राशियां a और b इस प्रकार से हों कि उनका योग शून्य के बराबर ना हो, अर्थात a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू 0 हो, तब a प्लस बी की घात शून्य लेने पर हमें मान कितना मिलता था? 1 मिलता था। a प्लस बी की घात 1 लेते थे तो क्या मिलता था? a प्लस बी। a प्लस बी की घात 2 लेते थे तो हमें क्या मिलता था? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी की घात 3 लेते थे तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्राप्त होता था। अभी तक हमने इनको सूत्रों के रूप में तो पढ़ा है, लेकिन क्या इनमें कुछ चीज खास है उसको नोटिस करी है? नहीं करी ना। चलिए आज हम इसमें जो खास चीज है उसको नोटिस करते हैं। क्या खास है? तो हमने जब इसके प्रसार को देखा तो हमने पाया कि प्रसार में पदों की संख्या घातों के घातांक से 1 अधिक है। प्रसार में पदों की संख्या, देखो यहां पे घातांक कितना? 0, तो प्रसार में पदों की संख्या कितनी हो गई? 1। घातांक 1 हुआ तो पदों की संख्या कितनी हो गई? 2। घातांक 2 हुआ तो पदों की संख्या 3 और घातांक 3 हुआ तो पदों की संख्या 4। अर्थात ये ऐसा प्रसार है a प्लस बी की घात जितनी होगी पदों की संख्या उससे 1 ज्यादा होगी। ठीक है। दूसरी चीज हम क्या नोट कर रहे हैं? हमने नोट किया कि प्रसार में उत्तरोत्तर पद में a की घात 1 के क्रम से घट रही है और b की घात 1 के क्रम से बढ़ रही है। a की घात 1 के क्रम से घट रही है मतलब क्या है? यहाँ पे देखो a प्लस बी की घात 1, तो a की घात 1 थी, अगले पद में क्या हो गई? a की घात 0, घट गई ना। यहाँ a प्लस बी का स्क्वायर था तो पहले a की घात 2 थी, फिर a की घात 1 हुई, फिर a की घात 0 हुई। a प्लस बी की घात 3 थी तो a की घात 3, a की घात 2, a की घात 1 और a की घात 0। इसी प्रकार से b की घात में क्या हो रहा है? b की घात बढ़ रही है, मतलब यहाँ b की घात 0 थी तो b की घात 1 हो गई, b की घात 0, b की घात 1, b की घात 2 हो गई, बढ़ रही है, और a की घात घट रही है। तीसरी चीज जो हमने नोटिस करी वो ये कि a और b की घातों का योग समान है। a और b की घातों का योग क्यों, किस प्रकार से समान है ये देख लेते हैं हम। तो हमने यहां पर देखो, यहां क्या है? a स्क्वायर और b है। a स्क्वायर b का मतलब हो गया a की घात 2 और b की घात 1, 2 और 1 3। ए बी स्क्वायर मतलब a की घात 1, b की घात 2, 2 और 1 3 हो गया। यहां पर a क्यूब मतलब a की घात 3, b की घात 0 है तो 3 हो गया। और ये योग किसके बराबर है? a प्लस बी की घात के बराबर है। ये तीन चीजें हमने यहां पर नोटिस करी हैं। ठीक है बच्चों, अभी हमने जो प्रसार देखा, इस प्रसार के पदों के गुणांकों को हम निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। कैसे व्यक्त करते हैं ये देख लेते हैं। हमने ले लिया है घातांक, गुणांक, है ना। अगर घातांक हमारा 0 है तो गुणांक क्या होता है? 1 होता है। a प्लस बी की घात 0 बराबर क्या हुआ? 1, मतलब घातांक अगर 0 है तो गुणांक 1 होगा। यदि घातांक 1 है तो
पद कितने हो गए? दो। दो पद हो गए तो गुणांक क्या होंगे? एक पद का गुणांक 1 होगा, दूसरे पद का गुणांक 1 होगा। इस प्रकार से हमने लिख लिया। अब यहां पर हमने लिखा तो क्या हो गया? a प्लस बी। अगर घातांक 2 है तो 3 पद होंगे, एक ज्यों का त्यों, एक और एक मिलकर के क्या हो गया? 2 और एक ज्यों का त्यों। अब यहां पर हम घातों को, a की घातों को घटते हुए क्रम में और b की घातों को बढ़ते हुए क्रम में लिख दे तो हमें पद मिल जाता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगर घातांक 3 है तो क्या होगा? 4 पद मिलेंगे। 4 पद कैसे मिलेंगे? ये एक ज्यों का त्यों, 2 और 1 3, 2 और 1 3 और 1। और इसमें अगर हम घातों को घटते और बढ़ते क्रम में लिखें तो a की घात को घटते क्रम में और b की घात को बढ़ते क्रम में लिखें तो क्या हो जाएगा? a की घात 3 धन 3a की घात 2b धन 3ab की घात 2 धन b की घात 3। अगर हम a की घातांक 4 ले लें, 4 घातांक लेंगे तो क्या होगा? 5 पद होंगे। एक पद आएगा यहां से, एक पद आएगा यहां से, एक पद ये दो 3 और 3 को जोड़ने से मिलेगा, एक पद 3 और 1 को जोड़ने से मिलेगा और एक पद हमको 1 से मिलेगा। तो क्या मिलेगा ये देख लो। हमको 1 से मिला 1, 3 और 1 को जोड़ा तो 4, 3 और 3 को जोड़ा 6, 3 और 1 को जोड़ा 4 और 1 से 1। अब यहां पर अगर हम a की घातों को घटते क्रम में और b की घातों को बढ़ते क्रम में लिखें तो क्या मिल गया हमको? a की घात 4 धन 4 a की घात 3b धन 6 a की घात 2 b की घात 2 धन 4 a b की घात 3 और b की घात 4। जिस विधि की सहायता से या जिस त्रिभुज की सहायता से हम इन गुणांकों को ज्ञात करते हैं, इस त्रिभुज को हम पास्कल का त्रिभुज या पिंगला का मेरु क्षेत्र कहते हैं। इस पिंगला के मेरु क्षेत्र को या पास्कल के त्रिभुज को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब हम उनको व्यक्त करने के लिए संचय का प्रयोग करेंगे। संचय में क्या होता है? संचय में हमारे पास यदि घातांक दिया हुआ है तो हम घातांकों के आधार पर उसके गुणांक ज्ञात करते हैं। अगर हमारा घातांक 0 है तो गुणांक क्या होगा? 0 में से 0 तो 0c 0। अगर घातांक 1 है तो गुणांक 2 होंगे। पहला 1c 0, 1 में से 0 ले ले, और दूसरा 1c 1, 1c 1 है ना। अगर घातांक 2 है तो 3 गुणांक होंगे, 2c 0, 2c 1, 2c 2। अगर घातांक 3 है तो गुणांक 4 हो जाएंगे, 3c 0, 3c 1, 3c 2, 3c 3। इसी प्रकार अगर घातांक 4 है तो गुणांक 5 हो जाएंगे, 4c 0, 4c 1, 4c 2, 4c 3 और 4c 4। अब हम बिना किसी पूर्व पद के उपयोग के हम एक उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं कि किस प्रकार से हम किसी भी घात के लिए गुणांकों की पंक्ति को लिख सकते हैं। हमको घात 6 के प्रसार लिखने हैं। क्या लिखेंगे? 6c 0, 6c 1, 6c 2, 6c 3, 6c 4, 6c 5 और 6c 6। इस प्रकार से हम घात 6 के गुणांकों को बिना पूर्व पद के हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? पास्कल का त्रिभुज कहते हैं या पिंगला का मेरु प्रस्थ कहते हैं। बच्चों, अभी हमने जितने भी प्रसार देखे उनमें जिन पदों का घातांक था वो पद कितने थे? 2 पद थे। 2 पद होने के कारण इस प्रकार के प्रसार को हम द्विपद प्रसार कहते हैं। और इसके लिए हम जिस प्रमेय का अध्ययन करेंगे उसे हम कहेंगे द्विपद प्रमेय। तो द्विपद प्रमेय यह है कि यदि n कोई धनात्मक पूर्णांक है तब x प्लस a की घात n, देखो यहां पर 2 पद दिए हुए हैं, एक पद है x और दूसरा पद a, तो x प्लस a की घात n का प्रसार। अब प्रसार के हमारे पास 3 नियम थे। पहला हमने क्या कहा था? गुणांक किस रूप में होना चाहिए? nc के रूप में होना चाहिए। तो यहां पर देखो पहला पद हो गया nc0, गुणांक हो गया nc1, nc2, ncr और ncn। फिर x की घातें घटते क्रम में होना चाहिए, तो यहाँ पे x की घात n, x की घात n माइनस 1, x की घात n माइनस 2, x की घात n माइनस r और x की घात 0। a की घात बढ़ते क्रम में होना चाहिए, तो a की घात 0, a की घात 1, a की घात 2, a की घात 3, a की घात r और a की घात n। इस प्रकार से x प्लस a की घात n का प्रसार होता है
x की घात n प्लस nc1 x की घात n माइनस 1 इंटू ए प्लस nc2 x की घात n माइनस 2 इंटू ए की पावर 2 प्लस डैश 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 ncr x की पावर n माइनस r इंटू ए की पावर r प्लस डैश 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 प्लस ncn ए की पावर n। अगर हम यहां पे गौर करें तो x प्लस ए की पावर n के प्रसार में r प्लस 1वां पद ये क्या कहलाता है, इसका व्यापक पद कहलाता है। और व्यापक पद tr प्लस 1 बराबर होता है ncr गुणे x की घात n माइनस r गुणे a की घात r। इस पद की सहायता से या इस सूत्र की सहायता से हम किसी भी द्विपद प्रसार का कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमें चौथा पद ज्ञात करना है तो हम r बराबर क्या लेंगे, 3 ले लेंगे और यहां पे r का मान 3 रख देंगे, हमें चौथा पद मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम द्विपद प्रमेय में rवां पद या r प्लस 1वां पद ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, चलिए एक और प्रसार है। अब अगर प्लस ए की जगह माइनस ए हो तो x माइनस ए की घात n, तो x माइनस ए की घात n बराबर क्या होगा, x की घात n प्लस nc1 x की घात n माइनस 1 इंटू माइनस ए। अब देखो यहां पर a क्या था, प्लस ए की जगह पर यहां पे माइनस ए लिख दिया, माइनस ए की घात 2, तो इसका rवां पद क्या हो जाएगा, माइनस ए की घात r और nवां पद माइनस ए की घात n। इसी से अगर हम सबसे -1 कॉमन ले लें तो हम इसको क्रम से लिख सकते हैं, x की घात n माइनस nc1 x की घात n माइनस 1 इंटू ए प्लस nc2 x की घात n माइनस 2 ए की पावर 2 माइनस डैश 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 ncr x की पावर n माइनस r। अब ये देखो -1 की पावर r इंटू ए की पावर r प्लस डैश 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 ncn -1 की पावर n ए की पावर n। ठीक है, इस प्रसार में जो व्यापक पद होगा वो होगा tr प्लस 1 और उसको हम लिखेंगे ncr x की पावर n माइनस r माइनस a की पावर r, या इसमें से हम -1 कॉमन ले लें तो ऐसा लिखेंगे -1 की पावर r ncr x की पावर n माइनस r a की पावर r। ठीक, यहां पर अब हम एक उदाहरण ले लेते हैं और उस उदाहरण की सहायता से समझते हैं कि द्विपद प्रमेय का प्रयोग हम सवालों को हल करने में किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, एक उदाहरण हमने लिया हुआ है, 2x प्लस 3 की घात 6 का प्रसार कीजिए। सूत्र कौन सा लगेगा, x प्लस a की घात n का, तो बिल्कुल सही हम लिखते हैं, हम जानते हैं x प्लस a की घात n बराबर होता है x की घात n प्लस nc1 x की घात n माइनस 1 इंटू ए प्लस nc2 x की घात n माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस डैश 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 ncr x की घात n माइनस r a की घात r प्लस डैश 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 प्लस ncn a की घात n। यहां पर क्या हो गया, x बराबर कितना दिया है 2x, a बराबर 3 और n बराबर 6, तो ये मान हमने रख दिया। मान रखा तो हमारा क्या होगा, 2x धन 3 की घात 6 बराबर हो गया, ये हमने यहां पर मान रख दिया तो हमारा आ गया 2x की घात 6 धन 6c1 2x की घात 5 गुणे 3 धन 6c2 2x की घात 4 गुणे 3 का वर्ग धन 6c3 2x की घात 3 गुणे 3 की घात 3 धन 6c4 2x की घात 2 गुणे 3 की घात 4 धन 6c5 2x की घात 1 गुणे 3 की घात 5 धन 6c6 3 की घात 6। और जब हमने इसको हल किया NCN के सूत्र का NCR के सूत्र का इस्तेमाल किया तो हमें मान मिल गया, कितना मिल गया, हमें मिला 64x की घात 6 धन 57x की घात 5 धन 2160x की घात 4 धन 4320x की घात 3 धन 4860x की घात 2 धन 2916 धन 729। और इस प्रकार से हम प्रश्न को हल कर सकते हैं द्विपद प्रमेय के सहायता से। एक और उदाहरण हम ले लेते हैं। अब हम ले रहे हैं 96 की पावर 3 का मान द्विपद प्रमेय से ज्ञात करना है। ठीक है, 96 की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 100 माइनस 4 की पावर 3
अब 100 माइनस 4 किस रूप का हो गया? ये हो गया x माइनस ए की घात n। तो x माइनस ए की घात n का सूत्र क्या है? ये हमारे पास है x की घात n धन nc1 x की घात n माइनस 1 इंटू माइनस ए प्लस nc2 x की घात n माइनस 2 इंटू माइनस ए का स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस ncr x की पावर n माइनस r माइनस ए की घात r प्लस डैश 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 प्लस ncn माइनस ए की पावर n। यहां पर x बराबर क्या रख दें? 100 और a बराबर 4, n बराबर 3 रखने पर रख दिया हमने। तो 96 का वर्ग क्या हो गया? 100 की घात 3 धन 3c1 100 की पावर 2 इंटू माइनस 4 प्लस 3c2 100 इंटू माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3c3 माइनस 4 की पावर 3। और जब हमने इसको हल किया तो हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया 96 की घात 3 का मान, जो कि हो रहा है 8,84,736। तो इस प्रकार से हम 96 की घात 3 का मान द्विपद प्रमेय की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, अब हम देख लेते हैं कुछ विशेष प्रकार के प्रसार और सूत्र, है ना। कुछ विशेष प्रसार और सूत्रों में सबसे पहला जो है वो है 1 प्लस एक्स की पावर n। 1 प्लस एक्स की पावर n बराबर होता है 1 प्लस nc1 इंटू एक्स प्लस nc2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डैश 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 ncr इंटू एक्स की पावर r प्लस डैश 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 प्लस ncn इंटू एक्स की पावर n। 1 प्लस एक्स की पावर n के प्रसार में t r प्लस 1 व्यापक पद जो होगा वो होगा ncr x की पावर r। ठीक है, इसी प्रकार 1 प्लस एक्स की पावर n को हम एक नए प्रकार से भी व्यक्त कर सकते हैं। हम यहाँ पर अब nc1 nc2 ncr के मान रख के देखेंगे। तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 प्लस n इंटू एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 बटे फैक्टोरियल 2। ये हमने क्या किया? nc2 का मान रख दिया बराबर इंटू एक्स स्क्वायर, nc3 का मान n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 बटे फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब प्लस डेट डेट डेट। इस प्रकार से हम प्रसार के मानों को रख करके भी हम आगे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा जो विशेष प्रसार है वो ये है कि 1 प्लस एक्स की पावर n में यदि x के मॉडुलस का मान, x का मान 1 से छोटा है, बहुत ही छोटा है, छोटा नहीं बहुत ही छोटा है, डबल बार छोटा लगा है मतलब बहुत छोटा है, तब या x का मान 1 से बहुत कम है तब 1 प्लस एक्स की पावर n बराबर होता है 1 प्लस n इंटू एक्स। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये कब होगा? जब x का मान 1 से बहुत कम है। चौथा सूत्र 1 माइनस एक्स की पावर n। 1 माइनस एक्स की पावर n का सूत्र वही है जो 1 प्लस एक्स की पावर n था, केवल x की जगह पर माइनस एक्स रख दिया है। तो इसका व्यापक पद क्या हो जाएगा? ncr इंटू माइनस एक्स की पावर r, या इसी से हम माइनस 1 बाहर ले लें तो माइनस 1 की पावर r इंटू ncr इंटू एक्स की पावर r। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जो हमारे लिए उपयोगी होंगे। तो उनमें से सबसे पहला महत्वपूर्ण सूत्र है कि C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस डैश Cn बराबर 2 की पावर n। यहां पर हम C0 का मतलब यह है कि NC0, C1 का मतलब है NC1, C2 का मतलब है NC2, C3 का मतलब है NC3, C4 का मतलब है NC4 और Cn का मतलब है NCn। मतलब हम ये कह सकते हैं कि NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस डैश NCn बराबर 2 की पावर n। NC0 का मान 1 होता है तो हम इसी सूत्र को इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस डैश प्लस Cn बराबर 2 की पावर n। अब अगर हम यहां पे बात करें सम की, तो ये C0 सम हो गया, C2 समपद हो गया, C4 समपद हो गया। तो समपद और विषम पद दोनों के योग बराबर होते हैं। तो तीसरा सूत्र हमारा बनता है C0 प्लस C2 प्लस C4 प्लस डैश, ये हमारे सारे समपद हो गए, बराबर होंगे C1 प्लस C3 प्लस C5 प्लस डैश, ये सारे हमारे विषम पद हो गए और दोनों का योग कितना होगा? 2 की पावर n माइनस 1। ठीक है, अब हमारे पास एक महत्वपूर्ण सूत्र है
मध्य पद, अगर x प्लस a की पावर n का हम प्रसार करते हैं तो हमारे पास कुल कितने पद होंगे? हमारे पास होते हैं n प्लस 1 पद। ये हमने पढ़ा था कि किसी भी संख्या के किसी भी द्विपद के प्रसार करने पर जो घातांक होती है उससे एक ज्यादा पद होते हैं। तो घातांक n है तो पद कितने हो गए? n प्लस 1। अब अगर कुल पद n प्लस 1 है, इसका मतलब यदि घातांक सम संख्या है, n एक सम संख्या है, तो पदों की संख्या क्या हो गई? विषम। n प्लस 1 क्या होगी? विषम होगी। तो मध्य पद कौन सा होगा? n प्लस 2/2 पद जो है वो मध्य पद होगा। n प्लस 2/2वां पद जो है वो उसका मध्य पद होगा। यदि n विषम संख्या है तो पदों की संख्या क्या होगी? n प्लस 1 सम होगी। n प्लस 1 सम संख्या होगी, इसका मतलब हमें दो मध्य पद प्राप्त होंगे। पहला मध्य पद होगा n प्लस 1/2 और दूसरा मध्य पद होगा n प्लस 1/2 प्लस 1, या इसी को हम कह सकते हैं n प्लस 3/2। तो इस प्रकार से यदि घातांक सम है तो एक मध्य पद होगा, यदि घातांक विषम है तो दो मध्य पद होंगे। ठीक है, चलिए एक उदाहरण के माध्यम से हम ये समझते हैं कि मध्य पद किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। यहां पर हमने प्रश्न लिया है x/3 धन 9y की घात 10 के प्रसार में मध्य पद ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि द्विपद प्रसार में पदों की संख्या घातों की संख्या से एक ज्यादा होती है। अतः यहां पर घातों की संख्या कितनी है? 10, तो पदों की संख्या कितनी हो जाएगी? 11। 11 एक विषम संख्या है, अतः एक मध्य पद होगा। एक मध्य पद होगा ना, और मध्य पद कौन सा होगा? 11 धन 1/2, मतलब छठवां पद जो होगा वो मध्य पद होगा। अच्छा, हम ये भी जानते हैं कि x प्लस a की घात n में व्यापक पद r प्लस 1वां पद होता है, और उसके लिए सूत्र क्या होता है? tr प्लस 1 बराबर होता है ncr x की घात n माइनस r इंटू a की घात r। हमें कौन सा पद ज्ञात करना? छठवां। तो t6 बराबर हम क्या लिख सकते हैं? t5 प्लस 1। r बराबर कितना हो गया? 5। r बराबर 5 हो गया तो हम मान रख दें, तो t5 प्लस 1 बराबर 10c5 x/3 की पावर 10 माइनस 5 इंटू 9y की पावर 5 हो गया। मान निकाल लीजिए। मान निकाला हमने, हल किया इसको, तो हमें मान मिला 61,236 x की घात 5 y की घात 5, और ये क्या कहलाएगा? इसका मध्य पद कहलाएगा। ठीक है, एक और प्रश्न हम ले लेते हैं। अब हमने प्रश्न लिया है x माइनस 2y की घात 12 के प्रसार में हमें चौथा पद ज्ञात करना है। ठीक है, अब हम ज्ञात कर लें। हम जानते हैं कि x माइनस a की घात n के प्रसार में व्यापक पद r प्लस 1 कौन सा होता है? tr प्लस 1 बराबर ncr गुणे x की घात n माइनस r गुणे माइनस a की घात r। ठीक है, अब हम प्रसार में x बराबर क्या है? x, और a बराबर क्या है? 2y रख दो। रखा तो हमें कौन सा पद निकालना है? हमें चौथा पद। तो r प्लस 1 बराबर 4, r प्लस 1 बराबर 4 मतलब r बराबर 3 रख दो। तो tr प्लस 1 बराबर मतलब t3 प्लस 1 बराबर 12c3 इंटू एक्स की पावर 12 माइनस 3 माइनस 2y की पावर 3। हल कर लिया हमने। हल किया तो हमें क्या मिल गया? फैक्टोरियल 12/फैक्टोरियल 3 गुणे 9 का फैक्टोरियल x की घात 9 गुणे ऋण 8 y की घात 3। अब इसको हम हल कर लें। हल किया हमने तो हमें क्या मिल गया? मिल गया हमें माइनस 1760 x की घात 9 y की घात 3। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न हम ले लेते हैं। अब हमारा प्रश्न है 3/2x² माइनस 1/3x की घात 6 के प्रसार में अचर पद या x से स्वतंत्र पद ज्ञात कीजिए। प्रश्न दो प्रकार से पूछ सकता है, या तो आपसे कहेगा अचर पद ज्ञात कीजिए, या आपसे कहेगा x से स्वतंत्र पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए हम इसको करके देख लेते हैं। हमें मालूम है कि x माइनस a की घात n के प्रसार में r प्लस 1वां पद
tr+1 बराबर होता है NCR x की पावर n माइनस आर गुणे -a की पावर r। ठीक है, इसका प्रयोग कर लिया हमने। तो 3/2x² माइनस 1/3 x की घात 6 के प्रसार में tr+1 बराबर क्या हो जाएगा 6cr 3/2x² की घात 6 माइनस r और -1/3 x की घात r। इसको हमने अलग अलग कर लिया, तो क्या हो गया 3/2 की घात 6 माइनस r अलग लिख लिया और x की घात क्या हो गई 2 गुणे 6 माइनस r और -1/3 की घात r अलग लिख लिया और 1/x की घात r अलग हो गई। इसको हमने जब हल किया तो हमें क्या मिल गया 6cr 3/2 की घात 6 माइनस r -1/3 की घात r और x की घात कितनी मिल गई हमें 12 - 3r मिल गई 12 - 3r। चूंकि हमें x से स्वतंत्र पद ज्ञात करना है, इसका मतलब x की घात कितनी होनी चाहिए 0। x की घात 0 होनी चाहिए, मतलब 12 - 3r बराबर 0। तो 3r बराबर 12, इसका मतलब r बराबर कितना हो गया 4। r बराबर 4 रखने पर रख दो, r बराबर 4 रखा तो पद कौन सा हो गया t4 c 6c4 3/2 की पावर 6 - 4 -1 की पावर 1/3 की पावर 4। अब इसको हमने हल कर लिया, हल किया तो हमें क्या मान मिल गया, हमें मिल गया 5/12, मतलब 5/12 3/2x² माइनस 1/3 x की घात 6 के प्रसार में अचर पद होगा, या इसे हम कहेंगे x से स्वतंत्र पद होगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं आपको द्विपद प्रमेय का उपयोग किस प्रकार से करना है ये समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। हम अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।